हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। आज मैंने आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया था, है ना। न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया था, तो ये न्यूमेरिकल मैंने बोला था खुद करना, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जो बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते तो मुझे पता थोड़ा ना चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो कमेंट्स, अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको कमेंट करना चाहिए नीचे और मुझे आंसर करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज दिया हुआ है। पूछा हुआ क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। 3 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 का सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन नंबर 3 वही हमें यूज क्या करना पड़ेगा, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके मुताबिक क्या होता है अभी, Q इक्वल्स टू एन ई। Q दिया हुआ है कितना है, गिवन क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू कितनी है आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और क्या है आपका, ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन बोला है, चार्ज पॉजिटिव है, तो यानी E की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी लेके चलेंगे, पॉजिटिव, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कितना 10⁻⁻19 कूलम, राइट। वैल्यूज पुट कर लो, देयरफॉर Q इक्वल्स टू एन ई। दिस इंप्लाइज Q की वैल्यू कितनी है आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻18 है ना, इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रही होगी। N फाइंड करना हमें, अगर N की वैल्यू क्या आए, इंटीजर वैल्यू आ जाए तो यानी कि आपका चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आई तो यानी कि चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ आ रही होगी बात, फाइन। तो N हमें यहाँ पे फाइंड करना, तो N कितना आ जाएगा, N इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻18, नीचे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ये और ये कट जाएगा, कि बचेगा कितना हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻18, डिनोमिनेटर में क्या है 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो देखो यहाँ 10⁻⁻18 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻, पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी +19 हो जाएगा, है ना। n इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻18, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, +19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻1 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। तो सिंस द वैल्यू ऑफ n इज इंटीजर वैल्यू, therefore the charge exists। क्या है बोला मैंने, आप लिखोगे since value of n is integer so given charge क्या करेगा, बताओ मुझे, एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो तो वैसे न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को। तो आज के टॉपिक में क्या, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज और मास के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। याद करो जब मैंने चार्जेस के बारे में बताया था, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करनी हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। प्रोटॉन की बात करनी हो चार्ज कैसा, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन की बात करनी हो चार्ज कैसा, 0। मीन्स चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात तो समझ आती होगी सभी को। आगे बढ़ते हैं, मास की बात करते हैं। मैंने आपको 11th में जब पढ़ाया था तब भी आपको समझाया था, क्या समझाया था, जो मास इस यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, उसका मास हमेशा होगा। चाहे देखो इलेक्ट्रॉन होता है छोटा सा, जिसको आपकी आंखें भी नहीं देख सकती, उसका भी मास होता है कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। कितना छोटा है, कितना कम मास है। लेकिन जितनी मर्जी छोटी बॉडी हो उसका मास 100% होगा, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको किसकी, इलेक्ट्रॉन की। मास कितना होता है इसका, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो क्या बताया था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
तो मीन्स मास ऑफ बॉडी का कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट, समझाया था मैंने ये लास्ट लेक्चर में। तो इनवेरिएंट का मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है चार्ज। मास की बात करनी है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मास इज वेरिएंट इन नेचर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास आपका कम होता जाएगा, जैसे जैसे स्पीड कम होगी मास आपका इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह से ये काम करता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस के रिलेशन के हिसाब से। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एक और फार्मूला होता है, उसके हिसाब से ये काम करता है ना। देखिए फार्मूला भी देख लीजिए, उसका क्या होता है। यहां पे उसका फार्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन, आपको ये याद अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर कोई भी बॉडी यहां पे, देखिए ये क्या है आपका m क्या है, पहले बात आपको ये, एक सेकंड मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं, m आपका क्या है, मास ऑफ द बॉडी, m नॉट क्या है आपका, जीरो रेस्ट मास, c क्या है आपकी स्पीड लाइट की वेलोसिटी, और v क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो मास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, वहां पे आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। इसको करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, पहले भी बताया मैंने, पर यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मास। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। चार्ज की जगह हम यहाँ पे क्या लिखोगे, मास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मास। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट नॉट एस्टैब्लिश्ड, अभी तक इसका कंफर्म नहीं हुआ कि मास आपका क्वांटाइज्ड है कि नहीं है, लेकिन चार्ज आपका क्वांटाइज्ड है। मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अभी न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर करा हमने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका कंजर्व्ड होता है नेचर में, लेकिन मास आपका कंजर्व्ड होता है लेकिन अकेला कंजर्व्ड नहीं होता है। तो यहीं पर वही लिखा है, मास इज नॉट कंजर्व्ड इन नेचर अलोन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से कैसे था वो, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मास आपका अकेला नहीं, मास और एनर्जी एक साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसी तरह से कंजर्व्ड होते हैं, अकेला ये कंजर्व्ड नहीं होता है। अब मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था, चार्ज आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। तो फोर्सेस बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों किस्म की हो सकती हैं। लेकिन मास के बीच में हमेशा फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। याद करो 11th में जब मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था वहां पे, और जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी 11th में आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, रिपल्सन कभी भी नहीं होती। तो जो मासेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। यूनिट हमने चार्ज का डिस्कस किया हुआ है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है SI, और CGS होता है आपका स्टैट कूलम। मास के केस में kg और CGS कौन सा, ग्राम। ये होगी आपकी डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। आई होप जितना मैंने अभी तक यहाँ पे क्लियर आपको पढ़ाया ये क्लियर हो गया होगा सभी को, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो आपने 10th में भी टॉपिक किया होगा यहाँ पे भी करोगे, इसको थोड़ा सा इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म भी पढ़ोगे, जिसका नाम है क्या है, कूलम्स लॉ। क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बात करता है कि दो कोई भी चार्जेस हो उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कैसी फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है या वो रिपल्सिव फोर्स है। तो इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, कूलम्स लॉ के मुताबिक जो हमें फोर्स मिलती है ये कौन सी फोर्स होती है, कूलम फोर्स बोलते हैं इसको, जहां हम क्या बोलते हैं इनको, कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं हम इसकी तरफ, है ना, इसकी स्टडी करते हैं। एक बार मैं प्रॉपर लाइंस ले लूं जिसकी मदद से तुम लोगों को अच्छे से समझा पाऊं मैं। ओके, एंड आई एम डन। अब देखिए यहां पे क्या है, ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। बोलता है कोई भी फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं दो, मान लीजिए एक चार्ज आपका कौन सा Q1, ये दूसरा चार्ज आपका कौन सा
Q2। ठीक, अब दो चार्जेस हैं तो इन दोनों चार्जेस का बीच में डिस्टेंस भी होगा। तो आप याद करो, मैंने 11th में आपको बताया था जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। सेंट्रल फोर्सेस के केस में हम हमेशा दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कैसे लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। क्यों लेते हैं सेंटर से? क्योंकि जो नेट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, वो कहां से इफेक्ट होता है उनका, बिल्कुल सेंटर से इफेक्ट लिया जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। अब यहां पे इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करा गया है, मान लीजिए कितने डिस्टेंस से, ये 1 और ये बिल्कुल सेंटर 2 था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना, मान लीजिए आप यहां पे तो दिखा रहा होगा 8 पर 8 नहीं, हम यहां पे मान लेंगे डिस्टेंस कितना आपका r, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कूलम्स या कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस यानी कि Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कहता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे किसका, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ओके, आगे देखिए, यहां पे मैं क्या करता हूं, इसी पेज पे मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे आपको समझ आ जाए। तो जब मैं इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करता हूं आगे, तो क्या देखने को मिलता है हमें, देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर था। अगर यहां पे मैं इक्वल टू लगा दूं तो यहां पे मेरा एक साइन आएगा, कौन सा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसके साथ लिख रहा हूं इसको, K के साथ। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ आ गई बात? दिस इंप्लाइज, ये हमारा होगी कूलम फोर्स। यहां पे हमारी क्या होगी, ये पहली बात कूलम फोर्स होगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, वेट फॉर ए सेकेंड। ओके फाइन, तो ये देखिए मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट कर दिया, ये क्योंकि कूलम्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हो गया हमारे सामने। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन उठता है कि ये K क्या है आपका, K क्या है आपका, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बात समझ गए? और इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं K को। क्या इतनी सी बात क्लियर होगी? अब K की जो वैल्यू भी होती है, यहां पे K की आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, ये देखिए, where K value depends upon किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट, किसके ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरी एंड मीडियम, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर। कैसे, देखिए इन SI सिस्टम, अगर SI सिस्टम की बात करनी हो, उस केस में जो K की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। आगे एक यूनिट लगा होता है, यूनिट में थोड़ी देर बाद समझाता हूं कितना यूनिट होता है। आगे देखते हैं इन CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो देखिए। इन CGS सिस्टम वैल्यू ऑफ K की वैल्यू कितनी होती है वो समझिए, वो होती है 1। तो यहां पे हमने SI सिस्टम में K की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 इंटू 10⁻⁹।
साथ में यूनिट होता है इसका, इसलिए वो अभी मैंने गैप रखा हुआ उसके लिए। और के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है, 1 होती है। ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसका यूनिट, किसका, के का। तो यूनिट ऑफ के, ये तो पहली बात होगी। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट के का। और दूसरा यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के का यूनिट देखना हमें कितना होता है। के का यूनिट निकालने के लिए आपको पता है एफ का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। मुझे के का यूनिट निकालना है, तो के जिसको हमने निकालना हो तो उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, है ना, यही करते हैं। अब देखिए इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, वो समझिए के को निकालने का। तो मैं थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे पहले इतना सा रख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप भी इधर ही कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो पेज है ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहीं पे कर लेते हैं इसको, है ना, फाइन। तो F को मैं क्या करूंगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो हमारे पास K कितना देखने को मिलेगा, F आर स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, Q1 Q2। अब तुम लोगों को F का यूनिट पता है कितना होता है, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि R का स्क्वायर, अब यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। जहां पे कितने दो चार्ज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक चार्ज के ऊपर कितना यूनिट होता है, कुलम, और दूसरे के ऊपर कितना है, कुलम। कुलम पे इंटू कुलम करें तो क्या हो जाएगा, कुलम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, कुलम स्क्वायर। कुलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका, ओवरऑल के का यूनिट देखो क्या बन जाता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, के का यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है इसका, किसका, आपके इसका के का, जिसका नाम क्या है, इसका यूनिट नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका यूनिट के का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमें ये क्या मिला, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया, ये क्या है आपका यूनिट। समझ के बात को। तो मींस के की वैल्यू ऐसे सिस्टम में क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है बताओ मुझे, सीजीएस की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कुलम की जगह क्या आ जाएगा, स्टैट कुलम का इनवर्स स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा सीजीएस की फॉर्म में। ये तो होगी बात किसकी, यूनिट की। नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला, आपका के का डायमेंशनल फार्मूला। तो अब बात करते हैं हम किसकी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। के का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा भाई, आपने जस्ट अभी के का है ना फार्मूला ऐसे बनाया था, के इक्वल्स टू क्या आया था आपके पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सभी को पता है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मैंने बहुत बार करवाया वो 11th में, क्या होता है, M1 L1 T-2, यही होता है, कोई शक नहीं है इसमें। और R क्या है आपका, लेंथ का, यानी कि लेंथ का L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, M0 L2 T0, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सेम चार्ज का क्या होता है 80, तो यहां क्या आ जाएगा 80, और दूसरे चार्ज का क्या हो जाएगा 80, 80 इंटू 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे L का स्क्वायर है और जहां पे L की पावर 1 है, तो L का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है M1 L3 T-2, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। जी ए स्क्वायर और टी स्क्वायर ऊपर की तरफ भेज दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, M1, देखिए के का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L3
t माइनस 2 और यहाँ पे a इनवर्स स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू, यहाँ पे t है यहाँ पे भी t है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो -2 क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाना अपने पास m1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, कूलम्ब्स लॉ का, सॉरी k का, जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको ड्राइव करना आना चाहिए, आपने इसको रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, आपको ड्राइव करना आना चाहिए। किसी को भी याद नहीं होता सब कुछ, तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, डेरिवेशन सीखनी पड़ती है। अब इतना ही नहीं, अब आपको यहाँ पे k की वैल्यू इतनी नहीं, k की वैल्यू को लिखने का एक और तरीका है, वो समझते हैं। देखिए कैसे, k जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, k जो एक्चुअल में होता है k इक्वल्स टू, एक बार मैं पेज का कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल, तो k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब आप पूछोगे ये क्या लिख दिया मैंने, क्या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो वर्ड होता है ये होता है आपका ग्रीक अल्फाबेट। एप्सिलॉन क्या है आपका ग्रीक अल्फाबेट है। क्या पढ़ते हैं इसको, इस तरह से डालना आपने, अगर नहीं डालना आता आपने ऐसे सी डालनी है और बीच में ऐसे करके इसको काट देना है, ठीक है, ई मत लिखना इसको। तो ये क्या है आपका एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं इसको एफसी, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है बेसिकली ये। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये एफ है, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, ऐसे ये एप्सिलॉन है किसका, ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे हम फिजिक्स में एफ को किस तरह यूज करते हैं, फोर्स की तरह यूज करते हैं, ऐसे ही हम एप्सिलॉन को किसके लिए यूज करते हैं, एप्सिलॉन को हम यहां भी यूज कर रहे हैं परमिटिविटी के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, परमिटिविटी के लिए। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। अगर कोई भी चीज के पाँव के नीचे ऐसे करके जीरो लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये एप्सिलॉन है क्या, मैंने जस्ट अभी बताया परमिटिविटी है, क्या आपकी परमिटिविटी। तो यहां पे देखिए एप्सिलॉन बेसिकली क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या है, पहले ये बता देता हूं, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपकी परमिटिविटी, परमिटिविटी। कहां पे नॉट जब भी लगाओ तो मींस कहां किसकी बात हो रही है, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मैंने बहुत बार आपको बताया होगा क्या होती है फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन एम लिख दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, परमिटिविटी, परमिटिविटी इन मीडियम। मीडियम में कितनी परमिटिविटी है, वो बात होती है आपकी किसकी, एप्सिलॉन एम की। एप्सिलॉन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, मीन्स कोई मीडियम है, कोई भी स्पेस है जहां पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वहां पे उस मीडियम की कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे। यानी कि ये मान लीजिए कोई मीडियम है, चाहे ये ग्लास है, चाहे ये हवा है, चाहे ये वाटर है, ये अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा, उसे हम बोल देंगे उसकी परमिटिविटी। समझ गए बात को, ये होती है आपकी परमिटिविटी। वो कैसे लिखा हमने, के यानी कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका आगे यूनिट भी होता है। अब यूनिट निकालने का फिर से पहले एक बार यूनिट बता देता हूं आपको। यूनिट होता क्या है एप्सिलॉन का, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे निकालेंगे यूनिट, आपने एक चीज नोटिस की, के जो है वो कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 का कोई यूनिट नहीं होता, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, तो
यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो आपने एक चीज नोटिस करो, के और एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन यानी कि प्रिमिटिविटी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मींस जो यूनिट के होंगे बिल्कुल उसके इनवर्स फॉर्म में किसके हो जाएंगे, आपके एप्सिलॉन के हो जाएंगे। के का यूनिट क्या था, है ना, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ के क्या थे आपके, बताओ मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। बिल्कुल इसके उल्टा अगर मैं लिखूंगा, के यूनिट क्या हो जाएंगे, यूनिट ऑफ हमें के नहीं किसके चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के चाहिए, तो क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन के, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि न्यूटन था के का, तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट होते हैं आपके किसके, एप्सिलॉन के। अब आपका होमवर्क क्या, आपने डायमेंशनल फार्मूला मुझे बताना है, किसका, एप्सिलॉन का। किसका डायमेंशनल फार्मूला बताना आपने मुझे, एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, इसको मैं एक बार खुद ही हाईलाइट कर देता हूं। तो ये आपका यूनिट आ गया किसका, एप्सिलॉन का। और एप्सिलॉन जैसे मैंने यहां पे वैल्यू लिखी तो मीन इसके साथ आपका क्या लगेगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। दिस इज योर यूनिट ऑफ किसका, आपके एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और इसकी वैल्यू यहां पे मैंने लिख दी। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट है इसमें, आई होप आपको डाउट नहीं होगी। फाइन, ये पूरी की पूरी मैंने एनालिसिस की आपकी किसकी, कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ नेट शेल में कैसे लिखेंगे, देखिए हमने क्या सीखा, फोर्स इक्वल्स टू, एक सेकंड लेट मी टेक अ पेन। हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखाया, फोर्स इक्वल्स टू क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहली बात ये सिखाई मैंने। दूसरी बात सिखाई, आप के को कैसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, जब मीडियम कैसा आपका फ्री स्पेस, तो यहां पे आप क्या लगा सकते हो अपनी मर्जी से, F0 लगा सकते हो। तो ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी इन फ्री स्पेस। कहां पे बात हो रही है, इन फ्री स्पेस। सिमिलरली अगर मीडियम में बात करनी हो तो फोर्स इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन m लिखोगे, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब तरीके हैं इसके लिखने के जो मैंने आपको बता दिए। एक ये सिंपल है ना, जब डेरिवेशन करेंगे हम ज्यादातर इसी को मैं यूज करता हूं ताकि लिखने में आसान रहे आपके। बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं के की मदद से ही हमेशा डेरिवेशन करवाता हूँ, आगे जाके इनको जरूरत पड़ेगी इसलिए। तो ये आपके 3 मैंने तरीके बता दिए, है एक ही चीज लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यानी कोई किसी को डाउट है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे दूसरा चार्ज है, दोनों चार्ज आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो यहां पे फोर्स आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फोर्स नेगेटिव होगी तो क्या मतलब है, फोर्स आपकी पॉजिटिव होगी तो क्या मतलब है, यहां पे वो भी समझ लेते हैं। तो नोट लिखता हूं मैं यहां पे आपके लिए, एक बार थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूं। हाँ, तो क्या नोट है, नोट अगर फोर्स आपकी क्या हो, नेगेटिव, फोर्स आपकी नेगेटिव हो, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। नेगेटिव कब होगी, जब एक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव होगा। देखिए ध्यान से समझना, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या देगा, पॉजिटिव। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, पॉजिटिव। एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, नेगेटिव। मींस ऑपोजिट चार्ज जब भी होगा, ऑपोजिट चार्ज
जब भी होगा तो वो मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या देता है, हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। ओवरऑल हमें क्या देगा, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक चार्ज, जब दोनों चार्ज आप ऑपोजिट हों, जब भी दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हों, तो हमें फोर्स हमेशा कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। फोर्स नेगेटिव मिलने का मतलब ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव, इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। फोर्सेस कैसी हैं आपकी, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्यों नेचर में अट्रैक्टिव है, बिकॉज चार्जेस आर अनलाइक। चार्ज आपके कैसे होंगे, अनलाइक होंगे। ये हो गया फर्स्ट नोट। सेकंड नोट क्या होगा आपका, एफ आपकी पॉजिटिव। तो आपके दोनों Q1 और Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों चार्जेस एक जैसे होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब आपकी फोर्स पॉजिटिव आएगी। तो जिसका मतलब क्या हुआ, इट मींस फोर्सेस आपकी कैसी हैं, आर रिपल्सिव। कैसी, रिपल्सिव इन नेचर। फोर्सेस रिपल्सिव इन नेचर का कब होंगी, जब, क्योंकि चार्जेस आपके कैसे हैं, लाइक। चार्जेस आर लाइक। ये हो गया आपका कंप्लीट कूलम्स लॉ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को, लेकिन उसकी कौन सी, वेक्टर फॉर्म को। बहुत इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।